प्यारे बच्चों, मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रिएक्शन मैकेनिज्म का लेक्चर नंबर 2, जिसमें बच्चों मैं आज आप लोग को बताऊंगा टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट के बारे में। मतलब अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने टाइप्स के इंटरमीडिएट बनते हैं, उसी के बारे में इस वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जनरली आपको देखने को मिलेगा बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 6 टाइप के इंटरमीडिएट बनेंगे। फर्स्ट, या तो वहां पे कार्ब कैटायन बनेगा, या तो कार्बेनायन बनेगा, या तो फ्री रेडिकल बनेगा, या तो कार्बीन, या तो नाइट्रीन, या तो बेंजाइन। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं और वीडियो आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो बच्चों ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्या इंटरमीडिएट के बारे में। मैंने आप लोग को जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ इंटरमीडिएट बता चुका हूं बच्चों, जैसे कार्ब कैटायन, कार्ब एनायन एंड फ्री रेडिकल। ये तीनों इंटरमीडिएट बता चुका हूं। इनकी स्टेबिलिटी बढ़ती कैसी है, इनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज कैसे हो जाती है ना, इन तीनों के बारे में स्टडी अपन लोग कर चुके हैं। तो पढ़ना क्या है, तो आज के वीडियो में बच्चों मैं आप लोग को सिर्फ स्पेशली 1 इंटरमीडिएट पढ़ाऊंगा, वो है कार्बीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, है ना। 3 से 4 रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट कार्बीन बनता है बच्चों, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर होने वाला किस पे बेस्ड है, कार्बीन पे बेस्ड है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए जरूर। तो बच्चों चलिए स्टार्ट कर रहे हैं इंटरमीडिएट, और उसमें भी कौन, फर्स्ट कार्बीन ही पढ़ाऊंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा थोड़ा कार्ब कैटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों कार्ब कैटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल के बारे में भी जान ले। आपको पता बच्चों कार्बन कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है सर। हाँ बच्चों देखिएगा, जैसे मान लीजिए कार्बन से कोई एक एटम X जुड़ा था, एक बॉन्ड से X जुड़ा था। ठीक है, अब आपको पता बच्चों, अब आपको पता है बॉन्ड फिजन, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया ही था। 2 टाइप से बॉन्ड फिजन होता है, होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक। मान लीजिए बच्चों X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी कार्बन से, X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा थी, तो X क्या करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन छीन के भाग जाएगा, है ना। अभी कार्बन 4 बॉन्ड बनाया है और हर बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट है। अभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। जब X कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग जाएगा बच्चों, तो क्या बनेगा, कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड, और कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। तो इसी को बोलते हैं, अगर ऐसा कहीं बनता है तो आप बोलेंगे ये कार्ब कैटायन है। क्या बच्चों, कार्ब कैटायन है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल बच्चों, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। और ये क्या है, भिखारी आदमी है। क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है, लुईस एसिड है ना बच्चों। तो ये इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम है, ये अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। तो ये था कार्ब कैटायन के बारे में। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन देखा जाएगा बच्चों, तो लोन पेयर तो है नहीं, 3 सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसका अगर आप लोग जियोमेट्री देखेंगे तो कैसा आएगा बच्चों, ट्राइगोनल प्लेनर जियोमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर जियोमेट्री आएगा बच्चों। ठीक है, तो ये था कार्ब कैटायन के बारे में। अगर इसका आप लोग बॉन्ड एंगल देखेंगे, बॉन्ड एंगल तो लगभग अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा बच्चों, 120 डिग्री के आसपास बॉन्ड एंगल आएगा। कितना आएगा, 120 डिग्री। तो ये था कार्ब कैटायन। कार्ब कैटायन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, जियोमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, बच्चों बॉन्ड एंगल लगभग 120 डिग्री का। कार्ब कैटायन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल होता है, मतलब लुईस एसिड होता है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल होता है, अनस्टेबल होता है। ये छोटी छोटी पॉइंट अपने को पता रहना चाहिए कार्ब कैटायन के बारे में। कार्बेनायन कैसे बना होगा बच्चों, इस बार X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी कार्बन से, इस बार X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी, तो ये फर्स्ट केस था। अगर बच्चों X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, कार्बन की ज्यादा है, तो इस बार क्या होगा, कार्बन छीनेगा, हाँ सर, है ना। और ये सेकंड केस में इस बार कार्बन छीनेगा, और कार्बन के पास क्या आ जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। X का इलेक्ट्रॉन किसके पास, कार्बन के पास। तो क्या बनेगा बच्चों इंटरमीडिएट, कुछ इस तरीके से, कार्बन 3 बॉन्ड और कार्बन के ऊपर एक लोन पेयर आ जाएगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बच्चों। सर इसमें तो ऑक्टेट कंप्लीट है ना सर, हाँ ऑक्टेट कंप्लीट है बच्चों। तो सर ये बताइए, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है,
कि ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी स्टेबल है या अनस्टेबल है? बच्चों ये अनस्टेबल है। क्यों सर? क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट तब भी अनस्टेबल है। हाँ बच्चों, आप लोग को वेस्पर थ्योरी में बताया जाता है रिपल्सन का थोड़ा खेल। सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है एलपी एलपी रिपल्सन, लोन पेयर रिपल्सन, फिर होता है बच्चों एलपी वीपी रिपल्सन, और सबसे कम होता है बीपी वीपी रिपल्सन। इसमें कार्बन के जितने भी इलेक्ट्रॉन थे सब बॉन्ड फॉर्मेशन किए थे, तो इसमें रिपल्सन बॉन्ड पेयर है बच्चों। अब इस कार्ब एनायन के अंदर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन आ गया है, तो इसके कंपैरिजन में इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई है। अब आपको बताना बच्चों ये कैसा है? ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या ऐसा है? ऑक्टेट कंप्लीट है। हाँ सर, ठीक है। बताइए स्टेबल है या अनस्टेबल? अनस्टेबल है। इलेक्ट्रॉन कितना बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन है ना। क्या बताइए, क्या ये अपना इलेक्ट्रॉन देकर के बॉन्ड बनाना चाहेगा? हाँ, क्योंकि ये लोन पेयर ही इसको रिपल्सन कर रहा है, तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। और कैसा बिहेव करेगा? ये लुईस बेस की तरीके से बिहेव करेगा बच्चों, लुईस बेस की तरीके से बिहेव करेगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल की तरीके से एक्ट करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियोफाइल की तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है बच्चों। तो लुईस बेस हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, फिर भी अनस्टेबल होता है। अगला पॉइंट देखा जाए बच्चों इसकी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बच्चों 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 लोन पेयर है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, स्टेरिक नंबर 4, और 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है बच्चों sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जो जियोमेट्री होता है बच्चों, वो जियोमेट्री होता है टेट्राहाइड्रल। कैसा होता है? टेट्राहाइड्रल जियोमेट्री, ये जियोमेट्री है। बट शेप पूछा जाए बच्चों, शेप के अंदर लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते हैं। ज्योमेट्री के अंदर अगर कभी किसी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री देखना बच्चों, तो उसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को इंक्लूड करते हैं, लेकिन शेप के अंदर या स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर को इंक्लूड करते हैं, लोन पेयर को नहीं। तो बच्चों जब इसका आप लोग शेप देखेंगे, तो इसका जो शेप होता है बच्चों, वो होता है पिरामिडल शेप। कैसा शेप? पिरामिडल शेप। ज्योमेट्री तो टेट्राहाइड्रल, लेकिन शेप कैसा? पिरामिडल। और बच्चों अगर इसमें लोन पेयर ना होता, लोन पेयर ना होता, तो बॉन्ड एंगल sp3 वालों का होता है 109 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास, ठीक है। बट लोन पेयर आ जाने की वजह से बच्चों बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे रिपल्सन बढ़ेगा तो बॉन्ड के बीच में एंगल कम हो जाएगा। तो यहां पे क्या है? बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम रहेगा, 109 डिग्री से कम रहेगा, और अप्रॉक्सीमेटली जो बॉन्ड एंगल होता है बच्चों, वो लगभग 107-106 डिग्री के आसपास इसमें बॉन्ड एंगल पाया जाता है। तो ये था कार्बेनाइन के बारे में। लुईस बेस होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक है, फिर भी अनस्टेबल होता है। हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल, शेप पिरामिडल, बॉन्ड एंगल 107 डिग्री। अब बात किया जाए फ्री रेडिकल के बारे में बच्चों, अगर मैं बात करूं यहां पे बॉन्ड का फ्यूजन होमोलिटिक हो जाए, ये दोनों कंडीशन में तो हेटरोलिटिक थे, लेकिन इस बार होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन हो जाएगा, तो क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? तो बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक्स को इलेक्ट्रॉन एक्स का मिलेगा, और कार्बन को इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिल जाएगा। तो क्या होगा बच्चों? क्या कुछ इस तरीके से इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, कार्बन 3 बॉन्ड और उसके ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब फ्री रेडिकल बच्चों। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इस इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, इस बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6, और एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन 7। तो बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन इसमें, मतलब बच्चों मैं बात करूं कैसा है? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, मतलब बच्चों कैसा है? अनस्टेबल है, अनस्टेबल, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो फ्री रेडिकल के पास 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल, अनस्टेबल होता है, ठीक है। अगला पॉइंट बच्चों, इसे भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, और जिसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत होता है बच्चों, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरीके से बिहेव करता है। तो फ्री रेडिकल भी किस तरीके से बिहेव करेगा, ये भी किस तरीके से बिहेव करेगा, किस तरीके से बताइए बच्चों? बिहेव एज ए इलेक्ट्रोफाइल, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, और कैसा हो सकता है बच्चों? लुईस एसिड हो सकता है। कैसा? लुईस एसिड हो सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट बात किया जाए बच्चों इसका हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है बच्चों, वो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के हाइब्रिडाइजेशन का थोड़ा सा अलग रूल होता है। मतलब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चों, वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल में होता है, और आपको पता है बच्चों हाइब्रिडाइजेशन में सेम ऑर्बिटल, सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल मिक्सिंग करते हैं। ये तीनों जो बॉन्ड के ऑर्बिटल्स हैं,
है ना, ये जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है उनके जो ऑर्बिटल हैं बच्चों, वो उनकी एनर्जी लगभग सेम है, तो इनके तो ऑर्बिटल मिक्सिंग करेंगे, लेकिन ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला बच्चों है ये हायर एनर्जी लेवल में रहता है, ये हायर एनर्जी ऑर्बिटल में रहता है, तो इसलिए इसकी मिक्सिंग थोड़ा पॉसिबिलिटी कम रहती है। और मिक्सिंग सर कब होगा बच्चों, अगर ये जो बॉन्ड है यहां पे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड कर दिया जाए तब मिक्सिंग हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं क्या होगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करेगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट करने से ऑर्बिटल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। कार्बन कंट्रैक्शन कहने का मतलब बच्चों जो हाई एनर्जी लेवल पे था ऑर्बिटल वही कम एनर्जी लेवल पे आ जाएगा, जिससे बच्चों एनर्जी लगभग सेम हो जाती है, और सेम हो जाएगी फिर मिक्सिंग हो जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन बच्चों डिपेंड करता है यहां पे एटम कौन से जुड़े हैं कार्बन से। अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कार्बन से तब तो मिक्सिंग होगा, और नहीं है तो नहीं होगा, है ना। मतलब हाइब्रिडाइजेशन बच्चों यहां पे 3 सिग्मा बॉन्ड sp2 भी हो सकता है और sp3 भी हो सकता है बच्चों, sp2 भी हो सकता है, sp3 भी हो सकता है। sp2 होगा बच्चों तो शेप हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर होगा, और sp3 होगा तो टेट्राहाइड्रल और पिरामिडल शेप जो भी है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल गया कैसा, किसके बारे में, फ्री रेडिकल के बारे में। तो आपको 3 टाइप के इंटरमीडिएट पता चल गए, इनकी स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज करती है कैसे डिक्रीज करती है वो मैंने आप लोग को जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया है, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आप लोग पढ़ चुके क्या, कार्ब कैटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल। बच्चों इनके जो रिएक्शंस होते हैं वो अपन लोग पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर जगह देखने को मिलेगा। बहुत जगह इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन बनता है, बहुत जगह इंटरमीडिएट कार्बेनायन बनता है, बहुत जगह इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनता है। सर कौन कौन से रिएक्शन में बच्चों, जब मैं आप लोग को रिएक्शन बताऊंगा तो वहां पे इनकी चर्चा करूंगा, है ना। तो सर एक ही साथ पढ़ा दीजिए ना, नहीं बच्चों इनके बहुत सारे रिएक्शंस होंगे और एक वीडियो में सारे रिएक्शन आ नहीं पाएंगे। हाँ, कार्बिन नाइट्रीन बेंजाइन के रिएक्शन जो हैं वो गिने चुने रिएक्शन होते हैं, तो उनको इसी वीडियो के अंदर मैं बता दूंगा कि कार्बिन के टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने रिएक्शन है, या नाइट्रीन के टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने रिएक्शन है, कुछ गिने चुने 4-5 रिएक्शन, बेंजाइन के 3-4-5 रिएक्शन। तो जब 3-4 रिएक्शन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है तो यहीं पे एक ही साथ डिस्कस नहीं कर लेंगे। हाँ सर कर लेंगे, आज यहीं पढ़ लेंगे सर। तो बच्चों अब पढ़ाने जा रहा हूं आपको कार्बिन, तो इसी को अच्छे से आप लोग अच्छे से फोकस करिएगा, स्पेशली कार्बिन के बारे में बताने जा रहा हूं, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अच्छे से देखिएगा सब समझ में आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर नवीन सर से पढ़ लिए ना तो बच्चों भूल नहीं पाएंगे आप लोग, पूरा 100% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको अच्छा लगने लगेगा और आपको बहुत सरल लगेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। तो देखिएगा कार्बिन, सबसे फर्स्ट पॉइंट बनता है कार्बिन होता क्या है। तो ऐसा कार्बन बच्चों जिसके पास 2 बॉन्ड पेयर रहे और 2 फ्री इलेक्ट्रॉन रहे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड का फॉर्मेशन ना किए रहे, ठीक है। तो लिखेंगे इट हैज न्यूट्रल कार्बन, बच्चों इसमें न्यूट्रल कार्बन होता है विद 2 बॉन्ड पेयर, मतलब 2 बॉन्ड रहेगा, कार्बन रहेगा न्यूट्रल रहेगा, उसके पास 2 बॉन्ड रहेगा, एंड 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेंगे जो बॉन्ड नहीं बनाए रहेंगे, 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बच्चों। तो ऐसा इंटरमीडिएट जिसमें कार्बन रहेगा, हाँ सर, न्यूट्रल रहेगा, हाँ सर बच्चों, उसके पास 2 बॉन्ड रहेगा और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेंगे जो फ्री रहेंगे, मतलब वो बॉन्ड नहीं बनाए रहेंगे। जैसे देखिएगा कार्बन है, 2 बॉन्ड बनाया है और बच्चों उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो इसको क्या बोलेंगे, कार्बिन। यही है बच्चों कार्बिन, यही है कार्बिन, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिएगा बच्चों, कार्बन से 2 हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए बच्चों और उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो ये है सिंपलेस्ट कार्बिन, सबसे सिंपलेस्ट यही है कार्बिन, सबसे सिंपलेस्ट कार्बिन बच्चों यही है CH2, है ना फर्स्ट। या आप लोग बच्चों एक एल्काइल ग्रुप ऐड कर दीजिए, 1 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन रहने दीजिए, तो इसे बोलेंगे बच्चों एल्काइल कार्बिन। क्या बोलेंगे, एल्काइल कार्बिन। या बच्चों आप लोग क्या करिए, कार्बन से 2 एल्काइल ग्रुप ऐड कर दीजिए और 2 इलेक्ट्रॉन रहे, इसे बोलेंगे बच्चों डाई एल्काइल कार्बिन, डाई एल्काइल कार्बिन। या आप लोग बच्चों कार्बन से फिनाइल ग्रुप जोड़ दीजिए, 1 हाइड्रोजन रहे और 1 फिनाइल रहे, तो इसे आप लोग क्या बोलेंगे, फिनाइल कार्बिन, फिनाइल कार्बिन, है ना।
फिनाइल कार्बिन हो गया, या दो दो फिनाइल जोड़ दीजिए तो डाई फिनाइल कार्बिन हो जाएगा, या बच्चों कार्बन से दो दो क्लोरीन और एक लोन पेयर, इसे बोलेंगे डाई क्लोरोकार्बिन, डाई क्लोरोकार्बिन, दो ब्रोमीन डाई ब्रोमोकार्बिन, दो आयोडीन डाई आयोडोकार्बिन, है ना। तो ये है बच्चों कार्बिन के बारे में, मतलब सभी कार्बिन के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा कार्बन दो बॉन्ड बनाया है और सभी कार्बन के पास एक लोन पेयर है, या बोल सकते हैं दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यह है बच्चों कार्बिन क्या होता है, कार्बिन पहचानना सीख गए हैं। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं बच्चों प्रिपरेशन ऑफ कार्बिन, कब इंटरमीडिएट कार्बिन बनेगा, मतलब रिएक्शन के ऊपर कौन सा रिएजेंट देगा कि वहां पे इंटरमीडिएट कार्बिन बनेगा, फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ कार्बिन, फिर इसके बाद कार्बिन के रिएक्शन, फिर हम लोग इंटरमीडिएट कार्बिन के बारे में कंप्लीट कर चुके होंगे, पूरा हो जाएगा, ठीक है। सबसे फर्स्ट होता बच्चों फोटोलिसिस ऑफ एजो कंपाउंड, फोटोलिसिस ऑफ एजो कंपाउंड, फोटोलिसिस ऑफ एजो कंपाउंड। देखिएगा एजो कंपाउंड बच्चों जैसे CS2N2 डाई एजो मेथेन लिया, CS2N2O, इसके ऊपर बच्चों अगर फोटोन गिराया जाए Hμ या हीट, ऐसे हीट का ऑप्शन दे तो आप लोग बताइएगा बच्चों, आप लोग क्या करिएगा, नाइट्रोजन गैस यहां निकलेगा और CS2 का फॉर्मेशन होगा इंटरमीडिएट CS2, ठीक है, ये बन गया कार्बिन, क्या बना, कार्बिन। अगला एग्जांपल देख लेते बच्चों, देखिएगा RCHN2 है ना, RCHN2, अगर इसके ऊपर सनलाइट गिराएंगे बच्चों या हीट करेंगे तो नाइट्रोजन गैस तो निकलेगा, हां सर, और क्या बनेगा बच्चों RCH, ठीक है। ये क्या बच्चों एल्काइल कार्बिन है, क्या है, एल्काइल कार्बिन है, ये एल्काइल कार्बिन है। तो फर्स्ट होता है कार्बिन इंटरमीडिएट फोटोलिसिस ऑफ एजो कंपाउंड, फोटोलिसिस ऑफ एजो कंपाउंड। सेकेंड होता है बच्चों, सेकेंड तरीका होता है फोटोलिसिस ऑफ कीटीन, फोटोलिसिस ऑफ कीटीन, कीटीन का आप लोग फोटोलिसिस करवाइए। सर कीटीन क्या होता है, देखिएगा CS2C डबल बॉन्ड O, ये होता बच्चों कीटीन, ये क्या है, कीटीन है, CS2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अगर इसके ऊपर आप लोग सनलाइट पास कराते हैं या हीट करते बच्चों तो यहां से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होगी, प्लस क्या बनेगा बच्चों इंटरमीडिएट CS2, और ये क्या है CS2 कार्बिन ही तो है इंटरमीडिएट, ये क्या बच्चों कार्बिन है, ठीक है। तो फर्स्ट होता बच्चों फोटोलिसिस ऑफ एजो कंपाउंड, सेकेंड होता फोटोलिसिस ऑफ कीटोन बच्चों, या थर्ड होता बच्चों अगर CH2I2 को डाईआयोडोमेथेन बोलेंगे आप लोग इसको, तो देखिएगा CS2I2 को अगर आप लोग जिंक या कॉपर दोनों को साथ में लेना है, CS2I2 को जिंक और कॉपर दोनों को साथ रख करके हीट करेंगे तो बच्चों यहां से क्या निकलता है ZnI2, क्या निकलेगा ZnI2, जिंक आयोडीन के साथ ऐड हो जाएगा और क्या बनेगा बच्चों CH2, इंटरमीडिएट क्या बना बच्चों कार्बिन। और ये एक नेमिंग रिएक्शन बच्चों सिमोन स्मिथ रिएक्शन, सिमोन स्मिथ रिएक्शन बच्चों, ये एक नेमिंग रिएक्शन है, सिमोन स्मिथ रिएक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट फोटोलिसिस ऑफ एजो कंपाउंड, सेकेंड फोटोलिसिस ऑफ कीटोन, थर्ड डाई आयोडोमेथेन का जिंक और कॉपर के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो वहां पे बच्चों इंटरमीडिएट कार्बिन बनता है और वो नेमिंग रिएक्शन होता है सिमोन स्मिथ रिएक्शन। सर मुझे समझ में आ गया सर। देखिएगा बच्चों फोर्थ होता है रिएक्शन ऑफ बेस विद पॉलीहाइलोजन कंपाउंड, पॉलीहाइलोजन कंपाउंड के साथ बेस का रिएक्शन कराइए। जैसे आपने ले लिया क्लोरोफॉर्म CHCl3 क्लोरोफॉर्म, इसमें 3 हाइलोजन बच्चों, ये पॉलीहाइलोजन कंपाउंड है ना। अगर आप लोग इसमें कोई भी बेस एल्कोहलिक KOH ले लीजिए या NaNH2 ले लीजिए बच्चों, है ना, कोई भी बेस आप ले लीजिए, तो मैंने यहां पे लिख दिया बेस, चाहे आप NaOH ले लीजिए
या आप बच्चों KOH ले लीजिए, एल्कोहलिक, है ना, या बच्चों आप लोग यहां पे ले लीजिए एथॉक्साइड आयन ले लीजिए, या तो बच्चों यहां पे टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन ले लीजिए, TBUO। टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन क्या होता है बच्चों, देखिएगा CH3 O माइनस Na+, ये सब बेस की तरीके से बिहेव करते हैं। तो आप लोग कोई भी बेस NaOH, KOH, RbOH कोई भी बेस ले लीजिए, या एथॉक्साइड आयन ले लीजिए, या टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन लेंगे, तो क्या होगा बच्चों, बेस क्या करेगा, ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को ट्रैप कर लेगा। तो बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को हटा ले जाएगा और क्या बनेगा बच्चों, CCl3- बनेगा। क्या बनेगा, CCl3- बनेगा। अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में थोड़ा सा आप लोग को टेम्परेचर देना पड़ेगा और यहां से Cl- जो कार्बन इलेक्ट्रॉन पाया था ना, उस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन लेकर भाग जाएगा। तो कार्बन तो न्यूट्रल हो गया एक तरीके से, और क्या बनेगा बच्चों, CCl2। तो इंटरमीडिएट क्या बना, डाइक्लोरोकार्बिन, है ना। तो CCl2, या कोई और भी पॉलीहेलोजन कंपाउंड ले लेंगे, सर CHBr3 ले लीजिए, सर CHBrI ले लीजिए। तो कोई भी पॉलीहेलोजन कंपाउंड लेंगे बच्चों, किसी भी बेस के साथ कराएंगे तो वहां से एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन निकलेगा, और जो भी बचेगा बच्चों वो वही कार्बीन देगा, मतलब इंटरमीडिएट वहां पे कार्बीन बनेगा। ठीक है, तो इतने टाइप से इंटरमीडिएट कार्बीन बनते हैं। या तो वहां पे एजो कंपाउंड का फोटोलिसिस कराइए, या तो कीटीन का फोटोलिसिस कराइए, या डाईआइडोफोटोन का किसके उपस्थिति में, प्रेजेंस में, जिंक और कॉपर के प्रेजेंस में हीट कर दीजिए, या बच्चों वहां पे पॉलीहेलोजन कंपाउंड का रिएक्शन किसी बेस के साथ कराएंगे तो आपको इंटरमीडिएट कार्बीन बनेगा। अब मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं बच्चों टाइप्स ऑफ कार्बीन। कार्बीन कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों, मेनली कार्बीन दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है बच्चों सिंगलेट कार्बीन और सेकंड होता है ट्रिपलेट कार्बीन। तो चलिए इन दोनों में डिफरेंस करके लिखेंगे, सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन में। ओके, टाइप्स ऑफ कार्बीन दो टाइप का होता है, एक सिंगलेट कार्बीन और एक ट्रिपलेट कार्बीन। कब सिंगलेट कार्बीन का फॉर्मेशन होगा, कब ट्रिपलेट कार्बीन का फॉर्मेशन होगा, वो देखने जा रहे बच्चों। देखिएगा, जैसे मान लीजिए कार्बन था, कार्बन 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया बच्चों, उस 4 बॉन्ड में एक मान लीजिए X से जुड़ा है और एक Y से जुड़ा है। ठीक है, इस बॉन्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन X का है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन Y का। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों, मैंने क्या किया, जैसे मान लीजिए अगर इस बॉन्ड का फ्यूजन हो रहा था, X और Y निकलेंगे, क्योंकि दो लोग तो निकलेंगे ही निकलेंगे, क्योंकि कार्बन कार्बीन के अंदर कार्बन दो ही तो बॉन्ड बनाएगा, तो ये दो बॉन्ड बनाए रहेगा। अब X और Y का निकलना है। हो सकता है बच्चों कि X अपना इलेक्ट्रॉन दे दे किसको, कार्बन को, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाए, कार्बन को, और दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेकर भाग जाए, Y लेकर के भाग जाए। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन X दे दिया और दोनों इलेक्ट्रॉन Y लेकर भाग गया, तो क्या बना होगा बच्चों, इस तरीके से बनेगा इंटरमीडिएट कार्बन कार्बन, और दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में रहेगा कुछ इस तरीके से। क्या सही है बच्चों, मतलब आप बोलेंगे सर इस टाइप के कार्बन को बोलेंगे सिंगलेट कार्बन। तो सिंगलेट कार्बन क्या हो बच्चों, एक दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग जाए और एक दोनों इलेक्ट्रॉन दे दे, तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा तो दो कुछ ऐसा और दोनों बॉन्ड ऐसा रहेगा। ठीक है बच्चों, ट्रिपलेट कार्बन का फॉर्मेशन कब होगा, किस कंडीशन में देखिएगा, फिर से वही X और Y, X और Y, इस बॉन्ड के अंदर एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, एक X का इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के अंदर एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, एक Y का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिएगा बच्चों, अब की क्या कंडीशन है, अब की एक तरीके से समझ लीजिए होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन है, मतलब बॉन्ड कुछ इस तरीके से डिसोसिएट हो रहा बच्चों, कुछ इस तरीके से। X को एक इलेक्ट्रॉन X का मिल गया, Y का एक इलेक्ट्रॉन Y को मिल गया, और कार्बन जो दोनों बॉन्ड के अंदर कार्बन का जो दोनों इलेक्ट्रॉन था वो कार्बन को मिल गया, है ना। तो देखिएगा बच्चों, यहां पे इंटरमीडिएट कुछ इस तरीके से बनेगा, कार्बन दो बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में रहेगा। ठीक है, तो इस सिंगलेट कार्बन के अंदर जो होता बच्चों, बोथ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्बिटल विद डिफरेंट स्पिन। बच्चों यहां पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल तो दोनों का डिफरेंट रहेगा, लेकिन और स्पिन भी दोनों का डिफरेंट रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें बात किया जाए इस टाइप के कार्बन में, ट्रिपलेट कार्बन में,
ट्रिपलेट कार्बिन में देखा जाएगा बोथ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्बिटल विद सेम स्पिन बच्चों। तो ट्रिपलेट कार्बिन के अंदर जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में होते हैं, लेकिन दोनों का स्पिन एक ही जैसा होगा। या तो दोनों क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे या दोनों एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे, लेकिन यहां पे एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। तो अगर आपको बच्चों यहां पे स्पिन नंबर निकालना है, स्पिन नंबर कैसे निकलेगा? एक प्लस हाफ दूसरा माइनस हाफ, कितना हो जाएगा बच्चों? 0 होगा यहां पे स्पिन नंबर। एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ, क्योंकि क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा तो प्लस हाफ, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा तो माइनस हाफ, क्योंकि दोनों का स्पिन डिफरेंट है, अपोजिट है। तो बच्चों यहां पे आएगा स्पिन नंबर 0। यहां पे स्पिन नंबर कितना आएगा? स्पिन नंबर को यस से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, दोनों का सेम होगा, ठीक है। दोनों क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे तो प्लस हाफ इक्वल टू कितना आएगा बच्चों? 1 आएगा। तो यहां पे स्पिन नंबर कितना आता है बच्चों? 1 आता है, जिसे रिप्रेजेंट करते किससे? एस से। रिप्रेजेंट किससे करेंगे? एस से। तो अगर स्पिन स्टेट निकाला जाएगा, स्पिन स्टेट का एक फॉर्मूला होता है बच्चों 2s + 1, 2s + 1। एस का वैल्यू 0, तो 2 × 0 0 + 1 कितना आएगा? स्पिन स्टेट 1 आएगा। इसलिए इसको बच्चों सिंगलेट कार्बिन बोला जाता है, क्योंकि इसमें स्पिन स्टेट 1 आता है। चलिए इसमें स्पिन स्टेट निकालते हैं। यस कितना आएगा बच्चों? 2s + 1। एस का वैल्यू 1 रखिए बच्चों, 2 × 1 = 2 + 1 कितना आएगा? स्पिन स्टेट 3। इसलिए इसको ट्रिपलेट कार्बिन बोला जाता है बच्चों। तो ट्रिपलेट कार्बिन में स्पिन स्टेट 3 होता है और सिंगलेट कार्बिन में स्पिन स्टेट 1 होता है। अब बात किया जाए आगे बच्चों, ये कैसा देखने को मिल रहा है आपको? कैसा देखने को मिल रहा है? डायामैग्नेटिक बच्चों, कैसा है? डायामैग्नेटिक है ना। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? सिग्मा और 1 लोन पेयर, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों? sp2 होगा। कैसा होगा? sp2 है ना। और यहां पे बात किया जाए, इसका जो बॉन्ड एंगल होगा बच्चों 120 नहीं होगा, लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, और बॉन्ड एंगल लगभग बच्चों 103 डिग्री, ठीक है, 103 डिग्री होता बॉन्ड एंगल इसमें सिंगलेट कार्बिन के अंदर। ये बताइएगा कैसा है? पैरामैग्नेटिक है। कैसा है? पैरामैग्नेटिक देखिएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हाँ सर। बच्चों इसका हाइब्रिडाइजेशन, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी जो ऑर्बिटल्स हैं वो हाई एनर्जी लेवल पे हैं, और हाइब्रिडाइजेशन में बच्चों सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल मिक्सिंग करते हैं। तो ये दोनों बॉन्ड पेयर के ऑर्बिटल मिक्सिंग तो करेंगे, लेकिन ये दोनों अनपेयर वाले इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मिक्सिंग नहीं करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों? sp होगा। और यहां पे बॉन्ड एंगल आता बच्चों 180 डिग्री बॉन्ड एंगल। कितना आता है? 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल आता है, ठीक है। अगला पॉइंट बच्चों बात किया जाए, ये जो होता है ये लेस स्टेबल होता है। कैसा होता है? लेस स्टेबल होता है, लेस स्टेबल। और ये कैसा होता है बच्चों? मोर स्टेबल होता है। कैसा होता है? मोर स्टेबल होता है, ठीक है। ये ज्यादा स्टेबल होता है, ट्रिपलेट कार्बिन ज्यादा स्टेबल होता है, जबकि सिंगलेट कार्बिन क्या होता है? कम स्टेबल होता है। बच्चों दोनों के दोनों इलेक्ट्रोफाइल, कार्बिन इलेक्ट्रोफाइल तो होता ही है, ये अपना लोन पेयर दे सकता है, बॉन्ड बनाने के लिए लोन पेयर दे सकता है। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरीके से बिहेव करेगा, जबकि इसमें लोन पेयर थोड़ा नहीं है कि दे पाएंगे, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल की तरीके से बिहेव करेगा, जबकि ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरीके से बिहेव करेगा। वो फ्री रेडिकल की तरीके से बिहेव करेगा, एक तरीके से बोल सकते हैं, और ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरीके से बिहेव करेगा। फ्री रेडिकल सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, जबकि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों होता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा बच्चों, अगला पॉइंट लेस स्टेबल, मोर स्टेबल। कब बनेगा सिंगलेट कार्बिन? बच्चों अगर आप लोग फोटोलिसिस ऑफ एजो कंपाउंड का फोटोलिसिस कराएंगे ना, फोटोलिसिस ऑफ एजो कंपाउंड, तो बच्चों आपको वहां पे देखने को मिलेगा सिंगलेट कार्बिन बनेगा। लेकिन अगर आप लोग बच्चों फोटोलिसिस ऑफ कीटोन करेंगे, कीटीन, अगर आप लोग फोटोलिसिस ऑफ कीटीन करेंगे तो बच्चों वहां पे आपको देखने को मिलेगा ट्रिपलेट कार्बिन बनेगा। तो ये आप लोगों ने सीखा
कार्बीन के टाइप्स के बारे में, सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन। अब मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं बच्चों कार्बीन के बहुत सारे अच्छे अच्छे रिएक्शन। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितने रिएक्शन है सारे रिएक्शन अपन लोग इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो कार्बीन अपन लोग अच्छे से एकदम पूरा डिटेल में पता रहेगा, ठीक है। चलिए बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ कार्बीन, है ना। बहुत अच्छे अच्छे रिएक्शन आने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों। सबसे फर्स्ट रिएक्शन है एडिशन विद एल्कीन। एडिशन विद एल्कीन, देखिएगा बच्चों, जैसे मान लीजिए एक एल्कीन दिया है, ये है बच्चों सिस ब्यूटीन। क्या है? सिस ब्यूटीन। अगर इस रिएक्शन के ऊपर ऐसे कुछ लिख दिया जाए CS2 N2 और टेम्परेचर, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो अब हमको प्रोडक्ट क्या बनेगा वही तो पता करना बच्चों, ठीक है। CS2N2 डाइएजोमेथेन और टेम्परेचर रिएक्शन के ऊपर लिख दिया है। तो देखिएगा बच्चों CS2N2 से क्या बनता है? सिंगलेट कार्बीन बनता है। कौन सा कार्बन? सिंगलेट कार्बन। तो देखिएगा प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, रिएक्शन कैसे कराएंगे। C डबल बॉन्ड C CS3 H, ठीक है। आपको पता है इससे इंटरमीडिएट क्या आने वाला बच्चों? CS2। क्या आएगा? CS2, है ना। अब देखिएगा आप लोग क्या करेंगे, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग कराएंगे। डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग किधर से? क्योंकि दोनों साइड सेम ही है, तो मान लीजिए शिफ्टिंग आप इधर से इधर कराएंगे, तो यहां नेगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज। यहां क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज। तो जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, पॉजिटिव चार्ज को अपना दे देगा, ठीक है। ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? पॉजिटिव चार्ज को। अब आपको पता इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो देगा क्यों? क्योंकि अभी इसको फायदा भी होने वाला, मिलेगा भी। और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन आएगा बच्चों, वो फिर से ये ले लेगा। तो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनेगा, देखिएगा। C यहां क्या बना? सिंगल बॉन्ड C, है ना। और क्या बना बच्चों? यहां आया CH2। CS2 ने अपना दोनों इलेक्ट्रॉन एक कार्बन से दिया और कार्बन का दोनों इलेक्ट्रॉन एक तरफ से ले लिया। जो जैसा था उसको ऐसे रख दीजिए। CS3 यहां था बच्चों, H यहां था, CS3 यहां था, H यहां था, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट कुछ इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बच्चों, मतलब ये 3 कार्बन का रिंग है, साइक्लोप्रोपेन है, तो साइक्लोप्रोपेन बना दीजिए, है ना। और बच्चों इसके ऊपर 2 मेथिल सेम साइड, 2 हाइड्रोजन सेम साइड, मतलब बच्चों sp3 कार्बन पे, बच्चों याद रखिएगा sp3 कार्बन पे 2 यूनिट डिफरेंट प्लेन में होते हैं और 2 यूनिट एक ही प्लेन में होते हैं। तो ये रिंग वाले दोनों यूनिट एक प्लेन में होंगे और बाकी इस पे दोनों यूनिट एक अंदर होगा या एक बाहर। तो इसको बोलते हैं वेज। वेज मतलब बाहर होगा, और इसको बोलते हैं डैश। डैश मतलब अंदर, ठीक है। तो बच्चों मेथिल मान लीजिए बाहर था, हाइड्रोजन अंदर, और इस पे भी दोनों मेथिल हो सकता है बाहर हो और हाइड्रोजन अंदर हो, ठीक है। या हो सकता है दोनों हाइड्रोजन बाहर, दोनों मेथिल अंदर, ये भी तो हो सकता है। तो प्रोडक्ट ये इसका ऐसे भी हो सकता है बच्चों कि मेथिल हाइड्रोजन, है ना, मेथिल अंदर हो और हाइड्रोजन दोनों बाहर हो। तो ये भी प्रोडक्ट हो सकता है, दोनों मेथिल बाहर हो, दोनों हाइड्रोजन अंदर, या दोनों हाइड्रोजन अंदर हो, दोनों मेथिल बाहर, ठीक है। कुछ भी ऐसा हो सकता है। इसमें ये सिंगलेट कार्बन है। सिंगलेट कार्बन में जैसे रहता बच्चों वैसे ही आपको जिस साइड यूनिट रहता वैसे रखते हैं। लेकिन अगर बच्चों ट्रिपलेट कार्बन आ जाएगा, क्या? ट्रिपलेट कार्बन। देखिएगा ये तो सिस ब्यूटीन है, ये कौन सा है? सिस ब्यूटीन है। अगर मैंने ट्रांस ब्यूटीन लिया, ट्रांस ब्यूटीन का भी देख लेते हैं। C डबल बॉन्ड C CS3 H CS3 H, ये कैसा बच्चों? ट्रांस ब्यूटीन। सिंगलेट कार्बन CS2, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? आपको पता है, ये बीच में लाइए, एक कार्बन को देगा, एक कार्बन से लेगा, तो क्या कुछ ऐसा बनेगा? हाँ सर। आपको पता है बच्चों इस बार ट्रांस है, मतलब एक मेथिल अगर बाहर है ना, तो दूसरा मेथिल कहां रहेगा बच्चों? अंदर रहेगा। कहां रहेगा? अंदर रहेगा। वेज और डैश से देखिएगा, मेथिल, एक मेथिल बाहर है तो दूसरा मेथिल कहां बच्चों? अंदर है। सर आपने तो दोनों मेथिल सेम साइड लिखा है। नहीं, अंदर बाहर देखिएगा, ये मेथिल बाहर है, ये मेथिल अंदर है। एक हाइड्रोजन बाहर है, एक हाइड्रोजन अंदर है, ठीक है बच्चों। तो ये
इसका प्रोडक्ट है, ये इसका प्रोडक्ट है, ठीक है। मतलब जैसा होता है वैसे प्रोडक्ट बनेगा। दोनों मेथिल अपोजिट साइड थे तो इस प्रोडक्ट में भी दोनों मेथिल अपोजिट साइड रहेंगे। लेकिन बच्चों का ट्रिपलेट कार्बिन हुआ, क्या ट्रिपलेट कार्बिन, तो वहां पे प्रोडक्ट ऐसा ना सोचिएगा कि सिर्फ एक ही बनेगा। जैसे मान लीजिए मैंने सिस ब्यूटीन लिया, CH3H है ना, और यहां पे मैंने CH2CO रख दिया और फिर टेम्परेचर किया, तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, ये कीटीन का पायरोलिसिस करवाया जा रहा और इससे बनता है ट्रिपलेट कार्बिन। और ट्रिपलेट कार्बिन जब भी ऐड होता बच्चों तो वहां पे प्रोडक्ट दोनों बनेगा, एक ही नहीं बनेगा, दोनों बनेगा। मतलब प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, ये देखिएगा, दोनों मेथिल सेम साइड हो सकते हैं या दोनों मेथिल अपोजिट साइड भी हो सकते हैं बच्चों, ठीक है। दोनों मेथिल सेम साइड, दोनों हाइड्रोजन बाहर अंदर है, दोनों मेथिल बाहर है, या हो सकता है मेथिल एक बाहर एक मेथिल अंदर और एक हाइड्रोजन अंदर एक हाइड्रोजन बाहर। तो यहां पे मिक्सचर बनेगा बच्चों। तो यह है सिंगलेट कार्बिन और यह है ट्रिपलेट कार्बिन का रिएक्शन एल्कीन के साथ। तो ऐसे ही रिएक्शन होता बच्चों एल्कीन के साथ। मतलब एल्कीन का जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड हटा करके, ठीक है, जो भी है कार्बिन दोनों साइड से ला करके ऐड कर दीजिए, ठीक है। अगर सिंगलेट कार्बिन है तो जैसा यूनिट था वैसे रख दीजिए। ट्रिपलेट कार्बिन बच्चों तो दोनों का मिक्सचर बनेगा, ठीक है। मतलब सेम साइड वाला भी बनेगा और अपोजिट साइड वाला भी बनेगा, ठीक है। अब मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं रिएक्शन ऑफ कार्बिन विद क्यूमुलेटेड इन और कंजुगेटेड इन, ठीक है। क्यूमुलेटेड और कंजुगेटेड डाईइन, है ना बच्चों, क्यूमुलेटेड और कंजुगेटेड डाईइन। बच्चों यहां पे एक पॉइंट याद रखिएगा, कार्बिन एट 1,2 पोजीशन। तो बच्चों हमेशा कार्बिन क्यूमुलेटेड डाईइन में 1,2 पोजीशन पे ऐड होता है। देखिएगा, जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप समझ जाएंगे। ये मैंने बच्चों क्यूमुलेटेड है, मतलब कंजुगेट है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब मैं बात करूं इसमें, आपको पता नंबरिंग किधर से डालेंगे, 1 2, इस पे दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, इस पे पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो नंबरिंग 1 2 3 4 5, ठीक है। अब अगर इसका रिएक्शन CH2 इंटरमीडिएट या जो भी रिएजेंट लिखा जाए, है ना, जैसे मान लीजिए या ऐसे लिख देता है CH2I2Zn कॉपर, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आपको पता है क्या होने वाला, कार्बिन इंटरमीडिएट बनेगा और कार्बिन यहां पे अटैक करेगा, है ना बच्चों। कहां पे अटैक करेगा, 1,2 पोजीशन पे। कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे सर, क्या करेंगे, देखना बच्चों, क्या ये डबल बॉन्ड हटाएंगे और कार्बन लाके इधर से और इधर से जोड़ देंगे, हाँ सर। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, यही तो बना, 3 कार्बन की रिंग बन गया। बाकी फिर ये बॉन्ड, ये देखिएगा बॉन्ड है ना। फिर इसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड, मतलब उसके पास डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, ये प्रोडक्ट बनेगा बच्चों इसका। हमने क्या किया, CH2 को यहां ले आया, CH2 से ये डबल बॉन्ड जोड़ दिया और CH2 का बॉन्ड इससे जोड़ दिया, तो 3 कार्बन का रिंग बना। फिर इससे सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। अगर इसका नाम रखा जाए बच्चों तो नाम क्या होगा, नंबरिंग करिए, 1, 2, 3। 1 पे साइक्लोप्रोपाइल है तो 1 साइक्लोप्रोपाइल और 1 2 3 ब्यूट, कितने पे इन है, 1 पे, तो ब्यूट 1 इन, है ना बच्चों। तो ये है क्यूमुलेटेड और कंजुगेट डाईन के साथ ऐसे ही कार्बिन की रिएक्शन होती है, ठीक है। अगला है बच्चों इंसर्शन बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन एल्केन। एल्केन के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर एंट्री कर देगा कौन, कार्बिन। देखिएगा बच्चों, मैंने एक एल्केन लिया CH3CHHH, ठीक है। अगर बच्चों आपने कार्बिन लिया तो कार्बिन क्या करेगा, कोई भी एक कार्बन और हाइड्रोजन, सर कोई भी नहीं लेंगे फिलहाल, इसमें तो सभी जगह सेम ही है। लेकिन बच्चों अगर सेम नहीं है
तो हम लोग रिएक्टिविटी देखेंगे कि कौन से कार्बन हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी ज्यादा। बच्चों जहां पे डिग्री ज्यादा होता है ना वहां पे रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो मैं बात करूं फिलहाल यहां पे तो सभी एक ही जैसे हैं। अब मैं बात करूं यहां पे क्या करना, कुछ करना नहीं है, इस CH2 को इसी कार्बन हाइड्रोजन के बीच में लाके एंट्री करा देना है। तो क्या बनेगा बच्चों, CH3 CH2 फिर इसके बाद CH2 और H जाके जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, CH3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CH3। तो ये एथेन से आपने क्या बना दिया, प्रोपेन। आपने एथेन से क्या डायरेक्ट बनाया, प्रोपेन। तो कार्बन की लेंथ आपने डायरेक्ट बढ़ा दिया, प्रोपेन बना दिया, ठीक है। तो ये था इंसर्शन बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन एल्केन, है ना बच्चों। तो यहां पे CH2 वहां पे एंट्री करता है जहां पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, मतलब फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। आप लोग क्या करिएगा, हाइड्रोजन हटा के फ्री रेडिकल बनाइएगा कार्बन के ऊपर, जिस कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगा बच्चों वहीं पे CH2 एंट्री करेगा। तो फिलहाल यहां पे या यहां पे कहीं पे एंट्री कराएंगे, सभी पे एक ही जैसा है तो कहीं भी आप एंट्री करा सकते हैं, ठीक है। अगला है बच्चों रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए बच्चों मैंने बेंजीन लिया, ये बेंजीन है ना। अगर इसका रिएक्शन मैंने कराया बच्चों CH2 Br2 के साथ और यहां पे ले लिया एथॉक्साइड आयन C2H5ONa, ये बेस है बच्चों। तो यहां से क्या करेगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा, फिर नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर एक ब्रोमीन निकल जाएगा, तो क्या बचा CHBr, है ना। तो बच्चों ये डबल बॉन्ड आपको हटाना है और क्या बनेगा प्रोडक्ट, कुछ पहला इंटरमीडिएट कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। और यहां से बच्चों ये देखिएगा CHBr, इसके पास एक लोन पेयर इधर आएगा और इसका जो डबल बॉन्ड था बच्चों इधर जाएगा, है ना बच्चों, ये है, ठीक है। तो ये बन गया, आपने क्या किया, इसका डबल बॉन्ड एक से जोड़ा और लोन पेयर एक से। अब क्या करना है बच्चों, अब क्या करना है, अब देखिएगा फिर से क्या होगा, यहां से ब्रोमीन जाएगा, यहां से ब्रोमीन क्या करेगा, निकलेगा। और जब यहां से ब्रोमीन निकलेगा तो इसके ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज आएगा, हाँ सर। और जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा बच्चों तो हम लोग इस मॉलिक्यूल के अंदर रिजोनेंस कराएंगे। क्या कराएंगे, रिजोनेंस। देखिएगा ये बॉन्ड आप बोल सकते ब्रेक कराएंगे, ठीक है। तो इस डबल बॉन्ड को यहां ले आएंगे, इस डबल बॉन्ड को यहां ले आएंगे और ये वाले बॉन्ड को इधर ले आएंगे, ठीक। तो क्या बना बच्चों, फिर देखिएगा आपको कितने कार्बन की रिंग मिल गई है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन। टोटल कितने कार्बन की रिंग हो चुकी है, 7 कार्बन की रिंग हो चुकी है बच्चों, 7 कार्बन की। देखिएगा कुछ ऐसा बना है 7 कार्बन की रिंग, अब आपको देखने को मिल रहा है ऐसा हो गया बच्चों। और यहां पे पॉजिटिव चार्ज, ये ट्रोपोलियम आयन बना बच्चों, ठीक है। और इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर है इसलिए स्टेबल है, स्टेबल है किसकी वजह से, थोड़ा सा स्टेबल है, थोड़ा सा किसकी वजह से, एरोमेटिक कैरेक्टर की वजह से। तो ये 6 कार्बन की रिंग से 7 कार्बन का रिंग का फॉर्मेशन आपने कर दिया। रिंग एक्सपेंशन कराने में भी मदद करता है कौन बच्चों, कार्बिन, ठीक है। तो जहां पे रिएक्शन आएगा मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल आप लोग सीख लीजिए कि कार्बिन से रिंग एक्सपेंशन कैसे कराते हैं। अगला है बच्चों, अगला है कन्वर्जन ऑफ लोअर साइक्लिक कीटोन टू हायर साइक्लिक कीटोन, हायर साइक्लिक कीटोन, है ना बच्चों। जैसे देखिएगा बच्चों मैंने क्या किया, 5 कार्बन का कीटोन लिया, 5 कार्बन का कीटोन लिया और उसके ऊपर रिएक्शन अगर करवाया जाए, साइक्लिक कीटोन है 5 कार्बन का, है ना, मतलब पेंटेनोन है। इसका रिएक्शन बच्चों CH2I2 के साथ, और मैंने यहां जिंक कॉपर ले लिया और थोड़ा सा टेम्परेचर ले लिया। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको पता है, यहां से इंटरमीडिएट CH2 निकल के आएगा। और CH2 बच्चों क्या कराएंगे, जो कार्बन जो C डबल बॉन्ड हो के बगल वाला कार्बन है उसी के बीच में CH2 एंट्री करा देंगे, मतलब यहीं पे डायरेक्ट लाके CH2 एंट्री करा दीजिए। तो कितने कार्बन की रिंग हो जाएगी, 6 कार्बन की, ठीक है। तो आपको देखने को मिल रहा है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन और यहां पे भी 1 कार्बन आ जाएगा, 6 कार्बन। तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा, डायरेक्ट बता रहा हूं प्रोडक्ट ये बन जाएगा बच्चों। ये पेंटेनोन से क्या बन गया, हेक्सेनोन बन गया, हेक्सेनोन बन गया बच्चों। पेंटेनोन से क्या बना, हेक्सेनोन बना बच्चों,
ठीक है, तो कार्बिन का रिएक्शन यहां भी मदद करता है लोअर साइक्लिक कीटोन से हायर साइक्लिक कीटोन में, डायरेक्ट एक कार्बन बढ़ा देता है। अगला है बच्चों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंथेटिक एप्लीकेशन रिएक्शंस, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, रीमन टीमन रिएक्शन, फिर इसके बाद कार्बिल टेस्ट एंड अर्नेस्ट एस्टर रिएक्शन। ठीक है, अगला रिएक्शन बच्चों राइमन टाइमन रिएक्शन, राइमन टाइमन रिएक्शन है ना। राइमन टाइमन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, यहां भी इंटरमीडिएट कार्बिन बनता है। राइमन टाइमन रिएक्शन में लेते हैं बच्चों फिनॉल, फिनॉल लेते हैं, है ना। फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं बच्चों क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3, और यहां पे एल्कोहलिक KOH लेते हैं, या कोई भी बेस ले सकते हैं। तो आपको पता है बच्चों एल्कोहलिक KOH और क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन अगर कराते हैं तो यहां पे क्या इंटरमीडिएट CCl2 बनेगा। हाँ, तो बच्चों यहां पे जो इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट जो बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, CCl2 डाई क्लोरो कार्बिन बनेगा। यही अटैक करता है और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरीके से बिहेव करता है, यही अटैक करता है ना। तो प्रोडक्ट जो बनता है बच्चों यहां पे, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है सैलिसल्डिहाइड CHO। क्या बनता है बच्चों, सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड बनता है। ठीक है, तो यहां पे राइमन टाइमन रिएक्शन अभी एक बार बताया जाएगा, बट यहां पे जाने रहिए राइमन टाइमन रिएक्शन का रिएक्शन। राइमन टाइमन रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बिन, वो भी कौन सा कार्बिन, डाई क्लोरो कार्बिन CCl2। ठीक है बच्चों, चलिए अगला रिएक्शन बच्चों कार्बिल एमीन रिएक्शन, कार्बिल एमीन रिएक्शन बच्चों। कार्बिल एमीन रिएक्शन में क्या लेते हैं, एमीन, 1 डिग्री एमीन और एनिलीन ले सकते हैं। तो सिर्फ कार्बिल एमीन रिएक्शन में बच्चों ये एमीन का टेस्ट देता है, 1 डिग्री एमीन और एनिलीन रिएक्शन करता है, जबकि कोई 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन रिएक्शन नहीं करते हैं। तो हमने 1 डिग्री एमीन लिया बच्चों, 1 डिग्री एमीन का रिएक्शन हम लोग यहां कराते हैं CHCl3 और KOH। आपको इंटरमीडिएट रिएजेंट देख करके पता चल गया होगा कि यहां पे इंटरमीडिएट क्या बनेगा बच्चों, CCl2 डाई क्लोरो कार्बिन। यहां पे जो प्रोडक्ट बनता है बच्चों वो बनता है RNC। क्या बनता है, RNC, आइसोसाइनाइड बनता है, आइसोसाइनाइड। बच्चों इसका बहुत ही खराब गंध आता है, स्पेसिफिक स्मेल आती है, थोड़ा सा बहुत, मतलब अगर ये बच्चों प्रोडक्ट बन रहा है ना तो आप एंट्री करेंगे रूम के अंदर तो आपको पता चल जाएगा कि आइसोसाइनाइड बन रहा है। ठीक है, और यहां पे प्रोडक्ट बनता है KCl + H2O बनता है बच्चों। ठीक, मैकेनिज्म अभी बताया जाएगा आगे, लेकिन एक बार जान लीजिए कैसे क्या हुआ होगा बच्चों। देखिएगा यहां से आएगा क्या, CCl2 है ना। तो एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन लेके जाएगा HCl, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन ले जाएगा HCl, तो क्या बन जाएगा RN, और जो C बचा वो C आके जुड़ जाएगा तो RNC बनेगा, आइसोसाइनाइड। बहुत ही दुर्गंध, मतलब बहुत ही स्पेसिफिक स्मेल के साथ। ठीक है, तो ये था राइमन टाइमन रिएक्शन में भी इंटरमीडिएट कार्बिन बनता है और कार्बिल एमीन रिएक्शन में भी इंटरमीडिएट कार्बिन बनता है। अगला है बच्चों अर्नेस्ट ईस्टर रिएक्शन एंड उल्फ रीअरेंजमेंट, उसी के अंदर आएगा। ठीक है, अर्नेस्ट ईस्टर रिएक्शन एंड उल्फ रीअरेंजमेंट। ठीक है बच्चों, देखिएगा इसमें क्या होता है, हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं RC≡OH, उसका रिएक्शन करवाते बच्चों, फर्स्ट SOCl2 है ना, सेकंड बच्चों फिर हम लोग डाईएजोमेथेन CH2N2, फिर इसके बाद बच्चों हम लोग यहाँ पे सिल्वर ऑक्साइड Ag2O लेते हैं एंड फोर्थ हाइड्रोलिसिस कराते हैं H3O+, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो जो प्रोडक्ट बनता है बच्चों वो बनता है RCH2COOH। ठीक है, तो आपने देखा क्या हुआ, सिर्फ आके CH2 यहां पे एंट्री कर दिया, मतलब कार्बन की लेंथ बढ़ा दिया। तो कार्बन की लेंथ बढ़ाने में इस रिएक्शन का यूज होता है। सर अब इसको आ गया है, यहां पे रिएक्शन आ गया तो इसको अच्छे से पढ़ा दीजिए। देखिएगा बच्चों, या मान लीजिए मैंने ये रिएक्शन लिखा बच्चों बेंजोइक एसिड है ना, अगर इसके ऊपर ऐसे लिख दिया गया SOCl2 CH2N2 है ना, फिर इसके बाद यहां पे लिखा Ag2O और हाइड्रोलिसिस लिखा बच्चों, तो प्रोडक्ट डायरेक्ट आप लोग बिना सोचे समझे डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दीजिएगा, CH2COH कर दीजिएगा बच्चों, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म
मैकेनिज्म अच्छे से समझिएगा बच्चों। मैकेनिज्म देखिएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, सबसे फर्स्ट रिएक्शन किसके साथ है? SOCl2 के साथ। बच्चों आपको बताया जाएगा जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव जैसे एमाइड होते हैं, एस्टर होते हैं, एनहाइड्राइड होते हैं, है ना, ये सब क्या होते हैं बच्चों? SNAE रिएक्शन देते हैं, SNAE मैकेनिज्म। ये OH हो, Cl हो, ये पार्ट निकलता है, ठीक है, और यहां से आकर के एंट्री करेगा Cl, तो प्रोडक्ट जो बनेगा बच्चों आर सी डबल बॉन्ड O Cl। मैकेनिज्म कुछ कैसे होता है? यहां पे ये ओपन करता है, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर से इधर, तो यहां पे Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल के तरीके से अटैक करता है, फिर यहां से OH निकल जाता है, फिर ये डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर कर देता है, तो प्रोडक्ट बन जाएगा RCOCl। यहां पे जो प्रोडक्ट बना बच्चों वो एसिड हैलाइड है, और एसिड हैलाइड भी एसिड का ही डेरिवेटिव है। फिर से मैकेनिज्म बच्चों SNAE होने वाला है, और यहां पे बच्चों देखिएगा CH2N2 स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, CH2N ट्रिपल बॉन्ड N, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अब देखिएगा इसमें न्यूक्लियोफाइल CH2 माइनस है, फिर से ये ओपन करेगा बच्चों, यहां नेगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये न्यूक्लियोफाइल की तरीके से इस पे अटैक करेगा, यहां से Cl लीव करेगा, और लीव करते ही ये डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग फिर से ऐसे कर लेगा। तो जो प्रोडक्ट बना बच्चों वो इस बार क्या बना? आर सी डबल बॉन्ड O, Cl हट करके डायरेक्ट आके जोड़ दीजिए, CH2 है ना, N2 प्लस, क्या ये बना है? ये बना प्रोडक्ट। अब देखिएगा बच्चों फिर से अगला रिएजेंट क्या है? Ag2O। Ag2O का जो काम है बच्चों वो हाइड्रोजन को ट्रैप करना, यहां से हाइड्रोजन को निकाल देता है ना, H प्लस के रूप में। तो यहां से हाइड्रोजन जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा? कार्बेनाइन बन जाएगा। तो अगला प्रोडक्ट बनेगा आर सी डबल बॉन्ड O, यहां पे क्या बना बच्चों? CH के ऊपर नेगेटिव चार्ज, N2 प्लस। आपको देखने को मिल रहा होगा बच्चों इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या है? रेजोनेंस, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो क्या बनाएंगे? नेगेटिव को पाई और पाई को इधर लाके नेगेटिव चार्ज। तो अगला प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? आर सी ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज, हाँ, डबल बॉन्ड CH N2 प्लस। अब क्या होगा बच्चों? अब इसमें रीअरेंजमेंट होने जा रहा, ओल्फ रीअरेंजमेंट। पहले रिजोनेंस हुआ, अब रिजोनेंस के बाद इसमें रीअरेंजमेंट होगा, ओल्फ रीअरेंजमेंट। क्या होता बच्चों? यहां से N2 लिविंग ग्रुप की तरीके से निकल जाता, बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो ये लिविंग ग्रुप की तरीके से यहां से N2 निकला, और जो एल्काइल ग्रुप है बच्चों, एल्काइल ग्रुप यहां से जाकर के इस कार्बन से जुड़ जाता है ना। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? रीअरेंजमेंट करवा रहे हैं, रीअरेंजमेंट करवा रहे हैं। रीअरेंजमेंट में क्या होगा? आर N2 के प्लेस से N2 निकला, आर यहीं आके जुड़ गया, आर CH डबल बॉन्ड C, है ना, O माइनस, या आप लोग फिर से O ऐसे बना सकते हैं, ये फिर से डबल बॉन्ड बना सकता है यार, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बना, और इस रीअरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं ओल्फ रीअरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? ओल्फ रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बना RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब इसका हम लोग कराएंगे हाइड्रोलिसिस। क्या कराएंगे? हाइड्रोलिसिस। और जब इसका हाइड्रोलिसिस कराते बच्चों तो यहां पे H और यहां पे OH, तो क्या बनता प्रोडक्ट? RCH2 C डबल बॉन्ड O OH, और देखिए प्रोडक्ट ये बन गया, ठीक है। तो ये था इसका मैकेनिज्म। इसमें सबसे फर्स्ट 2 बार SNAE मैकेनिज्म होता है, यहां पे भी SNAE मैकेनिज्म। Ag2O का काम है बच्चों हाइड्रोजन को ट्रैप करना, और हाइड्रोलिसिस एसिडिक एसिड का फॉर्मेशन फाइनली कर देता है। बीच में रीअरेंजमेंट होता है, वो रीअरेंजमेंट ओल्फ रीअरेंजमेंट होता है। तो बच्चों ये था अर्नेस्ट ईस्टर रिएक्शन, और इसी में होता है ओल्फ रीअरेंजमेंट। तो ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो कार्बीन के इतने सारे रिएक्शंस होते बच्चों, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखा, जैसे हम लोगों ने कार्ब कैटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट के बारे में जाना, और मेनली कार्बीन के बारे में, कार्बीन क्या होता है, कार्बीन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, कार्बीन का टाइप्स क्या क्या होता है, और कार्बीन के कितने सारे रिएक्शंस होते हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सारा इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया। तो मुझे लगता है बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आया और अच्छा भी लगा।
तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके बच्चों, बाय।